अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जिवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 28 सितंबर 2025। आज काफ़ी ख़बरें हैं आपके लिए और सबसे बड़ा तो मार्का है आज। एशिया कप का ताज किसके सर सजेगा? पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर इसी टूर्नामेंट में तीसरी मरतबा मद्दे मुकाबला आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान पुरानी 2 शिकस्तों का बदला ले सकेगा या नहीं? और पाकिस्तानी कप्तान तो कह रहे हैं हम टूर्नामेंट जीतने के लिए, कप जीतने के लिए यहाँ आए थे, फाइनल में पहुँच गए हैं। सामने कोई भी टीम हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो टूर्नामेंट जीतना है, हमारा फोकस यही है। बात हो रही है कि क्या प्लेइंग 11 पाकिस्तान की जो पिछले मैच की थी वही बरकरार रहेगी या तब्दीलियाँ होंगी। फ़िटनेस के इशू ना हुए और फॉर्म के इशूज़ ना हुए तो फिर मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल उसी टीम को मौका दिया जाएगा जो पहले रही है। साइम अयूब के ऊपर बहुत से सवालात हैं कि उनको खिलाना चाहिए या नहीं। इसी तरह मिडल ऑर्डर में भी सवालात हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या फ़ैसला किया जाता है। विकेट की कंडीशंस को और सामने वाली टीम के कॉम्बिनेशन को देखकर भी बस फैसले किए जाते हैं। इंडिया भी फ़िटनेस के इशूज़ का शिकार है। उनमें शायद बुमराह और उनके एक बॉलर जो है वो वापस आ जाएगा, लेकिन पांड्या की जो फ़िटनेस है वो 100% नहीं है। पिछले मैच में भी श्रीलंका के ख़िलाफ़ क्रूशल मोमेंट पर भी उससे बॉलिंग नहीं कराई गई, जिससे पता चलता है कि पांड्या ने सिर्फ एक ही ओवर किया था, तो वो भी फ़िटनेस के मसाइल से दो चार हैं। अब देखते हैं कि फ़िटनेस के अलावा और क्या इश्यूज़ इसमें आते हैं और पाकिस्तान किस तरीके से इस फाइनल मैच का प्रेशर हैंडल करता है। और सारी कौम की दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। सबकी उम्मीदें, तवक्कुआत और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत कर आए, भारत को शिकस्त देकर आए। दूसरी तरफ जो है वो जुर्माने और जुर्मानों की फ़ीस अदायगी का मामला भी चल रहा है। इंडियन कैप्टन पर 30% जुर्माना हुआ था उनके मैच फ़ीस के हवाले से, जो उन्होंने इशारे किए थे, बातें की थी स्टेज पर खड़े होकर पाकिस्तान के बारे में। और हारिस रऊफ़ पे भी 30% जुर्माना हुआ मैच का, जिसे मोहसिन नकवी और पाकिस्तान में जो सूबाई वज़ीर हैं सिंध के नासिर शाह, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो जो जुर्माना हुआ है वो अपनी जेब से देने के लिए तैयार है। अब पता नहीं कौन देता है या नहीं, जुर्माना बहरहाल दिया जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी फरहान को तंबीह की गई है कि आइंदा वो इस तरह की हरकत ना करें। जो उन्होंने गन शॉट वाला एक जुबिलेशन का एक मौका बनाया था, गन शॉट करके उन्होंने दिखाया था कि वो अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं, तो आइंदा उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ अर्शदीप ने भी कुछ इशारे किए हैं, उसकी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत कर दी है। अब देखते हैं कि उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। दुबई में फ़ाइनल मैच के मौके पर बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और हिदायत जारी की गई हैं फैंस को। 28,000 नशिस्तों वाले, सीटों वाले स्टेडियम में बताया गया है कि तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो चुके हैं, तो 28,000 का क्राउड होगा फ़ाइनल में। इससे पहले 20,000 और शायद 17,000 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मैचेस देख चुके हैं। तो ये एक बड़ा मैच है और इसकी भरपूर तैयारी है। और दुबई में सिक्योरिटी हुकाम की पूरी कोशिश है कि किसी किस्म का कोई तसादुम ना हो, कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो और दोनों मुल्कों के खिलाड़ी अच्छे तरीके से मैच खेलें और तमाशाई जो हैं वो इससे महसूस हों और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या वहाँ पे रोनुमा ना हो। तो यही क्रिकेट की स्पिरिट है। पाकिस्तान के कप्तान ने हाथ ना मिलाने को भी क्रिकेट के लिए नुकसानदेह करार दिया है। आप देखते हैं कि यूनुस खान की बात सही साबित होती है या नहीं, क्योंकि यूनुस खान ने कहा था कि पाकिस्तान टीम को अब टूर्नामेंट जीत कर कप उठाकर इंडिया से हाथ मिलाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। शोएब अख्तर भी कह चुके हैं कि हर तरह का दबाव साइड में करके खुल कर खेलें और जीतें। देखते हैं पाकिस्तान टीम किस तरह खेलती है। अच्छा जी, भारतीय एजेंटों ने पाकिस्तान और नेपाल में कत्ल की मनसूबाबंदी की है। ये बात अब पाकिस्तान नहीं कह रहा बल्कि ये अमरीकी हुकाम कह रहे हैं। तो जो भारत का दहशतगर्द होने का जो चेहरा है वो एक मरतबा फिर दुनिया के सामने आ रहा है। अमेरिका में हुकाम का कहना है कि किराए के कत्ल की साजिश पकड़ी गई है, जिसमें चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार होने वाला एक भारतीय सरकारी एहलकार निखिल गुप्ता मुलविस था। और इस साजिश में पाकिस्तान या नेपाल में एक अजाफी कत्ल की मनसूबाबंदी भी शामिल थी। अमरीकी टीवी ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये इल्ज़ाम इस्तगासा ने अदालत में जमा करवाए गए दस्तावेज़ात में आयद किया है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने गुज़िश्ता साल निखिल गुप्ता नामी एक भारतीय शहरी पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उसने न्यूयॉर्क में सिख अकीदे के एक अमरीकी शहरी को कत्ल करने की कोशिश की। इस्तगासा का कहना है कि गुप्ता को ये हुक्म विकास यादेव ने दिया, जो भारत की बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी का अफसर है। गुप्ता को जून 2023 में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया, जबकि यादेव ताहाल भारत में मौजूद है। अमरीकी इस्तगासा का इल्ज़ाम है कि गुप्ता और यादेव ने नेपाल या पाकिस्तान में एक और शख्स को कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया था। अदालत में दायर दस्तावेज़ात में अमरीकी इस्तगासा ने दोनों को हरदीप सिंह नजर के कत्ल से भी जोड़ा है।
जिसे 2023 में कनाडा में गोली मारकर कत्ल किया गया। नजर एक सिख कारकुन था जो भारत में खालिस्तान नामी आज़ाद वतन के क़याम की हिमायत करता था। वो न्यूयॉर्क में कत्ल की मनसूबाबंदी का निशाना बनने वाला ग्रुप रतन सिंह पन्नू साथी थे। दोनों भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खुले नाकिद और भारतीय हुकूमत की नज़र में दहशतगर्द समझे जाते थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने नजर के मामले पर कनाडा के इल्ज़ाम की तरदीद की थी, लेकिन अमेरिका के दावे की अंदरूनी तहकीकात की और नतीजा अख़ज़ किया कि यह मुबैना साजिश भारतीय एजेंटों के एक बागी गिरोह ने अंजाम दी थी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने गुज़श्ता अक्टूबर सहाफ़ियों को बताया था कि साजिश के पीछे मौजूद शख्स को सर्विस से बरतरफ किया जा चुका था। यानी अब इंडिया अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह इस मसले से निकल सके, लेकिन ये मसला जो है ये नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत का पीछा छोड़ नहीं रहा है और वो इसमें बुरी तरह फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और दुनिया के सामने भारत का जो दहशतगर्द फेस है वो पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अच्छा जी, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अमेरिका में अपनी फतवात के झंडे गाड़ने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ोरदार तकरीर करके भारत को दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए और इसराइल की वहशियाना बमबारी और इंसानियत सोज़ मज़ालिम का जिक्र करते हुए इसराइल और भारत की जो दहशतगर्द के चेहरे हैं उसको बेनकाब करते हुए अब वो लंदन पहुंच गए हैं। अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके उन्होंने लंदन पहुंचने के बाद अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की और उनको ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात और दीगर वहाँ पे होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से उनसे गुफ्तगू की है। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और मुस्लिम लीगी रहनुमा जो बरतानिया में मुस्लिम लीग नून के सदर हैं एहसन डार साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया। लंदन पहुँचने से कबल वज़ीर आज़म ने जनीवा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात करके उनकी इयादत की और खैरियत दरियाफ़्त की। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनीवा में हैं और जनीवा में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब वो सुना है कि पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम बना रहे हैं। वहाँ से लंदन जाने के बजाय वो सीधे पाकिस्तान आ जाएंगे। तो दोनों भाइयों की मुलाकात हो गई है। शहबाज शरीफ साहब जब सऊदी अरब से जा रहे थे लंदन से होते हुए अमेरिका, तब भी वो जनीवा में रुके थे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की इयादत की थी और अब वापसी पर भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। अच्छा जी, पाकिस्तान के वज़ीर सेहत हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये MKM के रहनुमा हैं, कराची के साबिक मेयर हैं। इनका ये कहना है कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगंडे के पीछे भारत है। याद रहे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी बेटी को पहली मरतबा TV पर इसलिए पेश किया था, उसको ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाई थी ताकि लोगों को एतमाद हो सके कि ये जो वैक्सीन है ये जब मैं अपनी बेटी को लगवा रहा हूँ तो इसमें कोई मसला नहीं है और आप भी सब अपनी बेटियों को लगवा सकते हैं। अब सैयद मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि इस सर्वाइकल कैंसर से मुतालिक सोशल मीडिया पर जो झूठा प्रोपेगंडा चल रहा है उसके पीछे भारत है और ये भारत की एक चाल है और इसके सबूत आ गए हैं। TV पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन पहले भारत से ख़रीदी जा रही थी, लेकिन मार्का हक के बाद अब डोनर इदारा गावी ये वैक्सीन चीन से ख़रीद रहा है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगंडे के पीछे कारोबारी रकावट भी हो सकती है। मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि DG सेहत ने उन्हें ब्रीफिंग में बताया कि सर्वाइकल कैंसर से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगंडे के पीछे दुश्मन मुल्क भारत है और तफसीली तहकीकात पर दुश्मन मुल्क के खिलाफ चश्मकुशा सबूत सामने आ चुके हैं जो मुताल्लिक़ा इदारों को फराहम कर दिए गए हैं। तो ये हर तरफ आपको जो है वो पाकिस्तान के पीछे जो भी मामलात हैं उनमें भारत ही नज़र आता है। इसलिए जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जो है मुदल्लल बयान दिया है जिस पर भारत बौखला गया और उसके नुमाइंदे वहाँ पहले तो टेलीफोन सुनते पाए गए और फिर टेलीफोन पर कोई ऐसी हिदायत मिली कि वो कुर्सी छोड़कर वहाँ से चलते बने। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के मुदल्लल बयान पर भारत बौखला गया। भारतीय मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया और फिर बौखलाहट के आलम में वो हाल छोड़ने पर मजबूर हो गए। इससे पहले पाकिस्तानी मंदूब के बयान पर भारत ने जवाब दिया था, जिस पर जवाबुल जवाब में सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा कि हमने दोबारा इस फोरम पर बात करने का इरादा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ताहम ये इंतहाई शर्मनाक है कि भारत इतना पस्त हो जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क के नाम को बिगाड़ने की कोशिश करे। एक खुद मुख्तार रियासत के नाम का मजाक उड़ाना सिर्फ गैर शाइस्तगी नहीं बल्कि पूरे अवाम को बदनाम और उनकी तौहीन करने की दानिस्ता कोशिश है। उनका कहना था कि इस किस्म के बयानबाजी में मुलव्विस होकर भारत अपनी साख को खुद नुकसान पहुंचाता है और दुनिया को दिखा देता है कि उसके पास कोई ठोस दलील नहीं है। पाकिस्तानी मंदूब ने मज़ीद कहा कि भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्दाना नेटवर्क चलाता है। भारत खित्ते को अपनी बालादस्ती के ज़ाइम की बुनियाद पर यरगमाल बनाए हुए है। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा कि पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश हमेशा की तरह हक़ाइक़ से बिल्कुल खाली थी। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया तस्लीम करती है।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقیقی ترقی کے لیے خلوص، باہمی احترام، مکالمہ اور سفارتکاری ضروری ہے۔ اگر بھارت واقعی امن چاہتا ہے تو اسے بھی بالآخر یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بھارت کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ اچھا جی، سندھ میں سولر انرجی پروگرام ہے، اس کے حوالے سے ایک ٹی وی پروگرام میں سوالات اٹھائے گئے ہیں اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں اربوں روپے کی باضابطگیاں ہوئی ہیں اور شفافیت پر سوال اٹھائے گئے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر ناصر شاہ نے اس کی تردید کر دی اور کہا کہ کوئی باضابطگیاں نہیں ہوئیں اور اگر اس طرح کی کوئی جعلی دستاویز سامنے آئی ہیں تو ان کی تحقیقات کرائی جائے گی۔ اچھا جی، سرکاری افسر کی بیٹی پر 24 کروڑ سے زائد کے شاہانہ شادی کے اخراجات ٹیکس دیا یا ظاہر کیا، اس کے اوپر اب سوالات اٹھ گئے ہیں۔ انصار عباسی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد سے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اقتصادی بحران کے شکار پاکستان کے ایک سینئر سرکاری افسر کی بیٹی کی پرتعیش شادی پر 24 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے تفصیلی رپورٹ بھی دی ہے اور اس خاندان کے بیرونی دوروں اور ان کے سفر اور ان کے اخراجات کے حوالے سے کافی سوالات اٹھائے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس پر کوئی تحقیقات ہوتی ہے یا نہیں۔ اچھا جی، بلوچستان سے ٹرین سروس آج سے شروع ہو رہی ہے، بحال ہو رہی ہے۔ مستونگ کے علاقے دشت میں ریلوے ٹریک کی مرمت مکمل کر لی گئی ہے۔ بلوچستان سے ٹرین سروس کو آج سے بحال کیا جا رہا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج مقررہ وقت پر روانہ کی جائے گی۔ پشاور سے کوئٹہ کے لیے بھی جعفر ایکسپریس آج روانہ ہوگی۔ کراچی سے کوئٹہ آنے کے لیے بلان میل بھی روانہ ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ 23 ستمبر کو دشت میں دھماکے کے بعد ٹرین پٹری سے اتر گئی تھی، جس کے بعد وہاں پہ ٹرینوں کو روک دیا گیا تھا، لیکن اب آج سے ٹرین سروس بحال کی جا رہی ہے۔ یہ اچھی خبر ہے ریلوے کے مسافروں کے لیے۔ اچھا جی، ادھر ایف آئی اے کے حوالے سے خبر ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے کا اہلکاروں کو نوکری سے برخاستی کا سلسلہ جاری ہے اور مزید 9 اہلکار فارغ کر دیے ہیں اور ٹوٹل تعداد 25 بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ اگر وہ اپنے ادارے کو بہتر کر رہے ہیں اور کالی بھیڑوں کا صفایا کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دبئی سے خبر ہے کہ جی دبئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر ریڈ کارپیٹ اسمارٹ کوریڈور شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم پر مبنی مسافروں کے کوریڈور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس نے کام شروع کر دیا ہے۔ پاسپورٹ یا بورڈنگ پاس کے بغیر امیگریشن چند سیکنڈ میں مکمل ہونے لگا ہے۔ اسمارٹ کوریڈور سے بیک وقت 10 مسافر گزر سکتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ کے تمام ٹرمینلز میں اسمارٹ کوریڈور کا منصوبہ ہے۔ امیگریشن حکام کے مطابق ایئرپورٹ کو مزید ڈیجیٹل سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا۔ یہ اچھی خبر ہے جی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ سیاحت کے عالمی دن کے حوالے سے پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ آئیے سب مل کر سندھ کو دنیا کا سیاحتی شاہکار بنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم سب مل کر سندھ کو دنیا کا سیاحتی شاہکار بنا سکتے ہیں۔ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نئے سیاحتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جبکہ جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے سندھ کی سیاحت کو دنیا بھر میں اجاگر کیا جا رہا ہے۔ سندھ کی سیاحت پاکستان کے معاشی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ عالمی یوم سیاحت کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے سیاحت اور پائیدار تبدیلی کے عنوان سے اس سال کو منانے کی بات کی، جو ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ سیاحت نہ صرف معاشی ترقی بلکہ سماجی خوشحالی کی ضمانت بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سندھ کی پہچان موئنجو دڑو، رنی کوٹ قلعہ، گورکھ ہل، ہالے جی، کینجھر اور منچھر جھیلیں اور صحرائے تھر جیسے تاریخی اور قدرتی مقامات ہیں۔ سندھ کے سمندر، دریا، کرونجر اور کرتھر کی پہاڑی نظارے دھرتی کی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں۔ کاش ان سب باتوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے اور سندھ میں سیاحت کو فروغ دینے کا جو پوٹینشیل ہے اس کے اوپر کام ہو اور سندھ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹورسٹ آئیں، سیاحت فروغ حاصل ہو اور سندھ میں لائن آرڈر کی صورتحال بھی بہتر ہو تاکہ لوگ آزادانہ طور پر یہاں پر پرسکون طریقے سے آئیں اور سندھ کی خوبصورتی اور تاریخی مقامات کی سیر کر سکیں اور آگے بلوچستان تک یہ سلسلہ بڑھایا جا سکے۔ پورا ہمارا نارتھ میں تو ہمارے یہاں ٹورزم ہوتا ہے، لیکن ساؤتھ کا جو ٹورزم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں 2 ہی سیزن ہوتے ہیں، ایک نارتھ کا سیزن ہے جو جون سے لے کر ستمبر تک چلتا ہے اور دوسرا پھر ہمارا ساؤتھ کا سیزن ہے جو ستمبر سے شروع ہو کر پھر فروری مارچ تک چلتا ہے۔ تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے، سندھ میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ میں بہت اچھے تاریخی مذہبی ٹورزم کے حوالے سے بڑے مقامات ہیں، ہسٹوریکل ٹورزم کے حوالے سے آثار قدیمہ ہیں اور نیچرل بیوٹی ہے اور بہت سارے خوبصورت مقامات ہیں۔ سندھ میں ایسے ایسے مینگو فارمز ہیں جہاں پہ ایک مینگو فارم میں 40 سے زیادہ مینگو ورائٹیز موجود ہیں، تو اور کیا چاہیے۔ سندھ میں دنیا کا سب سے بڑا پھل جیک فروٹ جو ہے وہ بھی لگتا ہے۔ یہاں پہ بہت اقسام کے پھل لگتے ہیں، بہت اچھی اچھی سبزیاں ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، گرینری بھی ہے، سب سے بڑا دریا ہے اور سمندر ہے، اور سمندر کی کوسٹل بیلٹ کو بھی تک ہم نے ڈیولپ نہیں کیا ٹورزم کے حوالے سے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔
اچھا جی، دعا کرتے ہیں کہ آج پاکستان جو ہے وہ ایشیا کپ میں بہترین کارکردگی دکھائے، کپ اٹھائے اور فاتح بن کر میدان سے باہر آئے۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل جو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔